दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने मेगा मॉक टेस्ट का 10 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 11 से शुरू करेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चन ही केवल नहीं करते बल्कि क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल उसका जो भी ये ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन का भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला ये आपका 11वां क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में भूमि माप की प्रणाली के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता था। तो किस पैमाने का? तो गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज सिकंदरी क्या किया जाता था। और इसका हम लोग पूरा देख लेते हैं डिटेल। तो सूर्य साम्राज्य ये आपका शेरशाह सूरी का था। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। कब से कब तक? तो 1540 से 1545। आपको पता है कि कनौज के युद्ध के बाद जब इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, अपने बेहतरीन भू राजस्व और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। और आपको पता है कि जो भू राजस्व और प्रशासनिक सुधार है, इन्हीं को फॉलो किया था किसने? अकबर ने कॉपी किया था। ठीक है, तो पूछा जाता है अक्सर। तो प्रशासनिक सुधारों का लिए ये बहुत ही फेमस थे। उन्होंने भूमि की सटीक पैमाइश के लिए सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा, ये अब देखिए ये गज ए सिकंदर किसका है? तो सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा शुरू किए गए पैमाने गज ए सिकंदरी, जो कि 32 अंगुल या 39 अंगुल का उपयोग जारी रखा था। इसके साथ ही उन्होंने भूमि नापने के लिए सन की डंडी से बने जरीब का प्रयोग किया और लगान निर्धारण के लिए राई फसलों की दरों की अनुसूची तैयार करवाई थी। ठीक है, तो ये जो भी आपका हाईलाइट पॉइंट है, इन लोग को देख लेना, ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, नोट। बाद में महान मुगल सम्राट ने गज ए सिकंदरी के स्थान पर 41 अंगुल वाले इलाही गज का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो ये अकबर ने फॉलो किया था। फिर अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1857 के महान विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? तो एक संभाली थी अमर सिंह ने। ठीक है, और लोग को पता है कि जगदीशपुर में किसने, सबको पता है कि जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने की थी। लेकिन जब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तब उनकी कमान किसने संभाली? तो अमर सिंह। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 1857 की क्रांति में बिहार के आरा के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने अदय साहस दिखाते हुए ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैपिटल ली ग्रैंड की सेना को हराने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि अक्सर आजकल डेट बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह, कौन थे? उनके भाई थे, विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध की नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन के समांतर अपनी सरकार चलाई और लंबे समय तक अंग्रेजों के कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं पीर अली खान ने 3 जुलाई 1857 को पटना शहर में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी पूछा जाता है कि पटना में किसने संभाला था? तो पीर अली खान ने, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आपको पता होना चाहिए सतारा था। ठीक है, ये 1848 में ही हो गया था सतारा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत लागू किया। इसके तहत जिन भारतीय शासकों को कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। उनके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस नीति के तहत वर्ष 1848 में महाराष्ट्र के सतारा राज्य को सबसे पहले हड़पा गया था। ठीक है, और आपको पता है कि झांसी की जो रानी थी उसका, आपको पता है, उसने गोद लिया था। ठीक है, उसने क्या लिया था? बच्चा गोद लिया था, इसलिए उस पर अंग्रेजों ने हाथ थियाना चाहा था। ठीक है, तो वो था। इसके बाद हड़पे गए राज्यों का क्रम इस प्रकार है। जैतपुर संबलपुर कब हुआ था? 1849 में। जैतपुर संबलपुर 1849 में। सबसे पहले 1848 सतारा। बघाट कहाँ है? तो बघाट है 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। याद रखिएगा, ये कभी आपके क्रम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसी यहाँ से ही आपका हार्ड क्वेश्चन बनता है कि हाँ इसमें से सबसे पहले कौन था, इसको क्रम में सजाए, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा कि जैतपुर संबलपुर 1849 में है। 1848 में कौन है? सतारा है।
बघाट कब है 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ये सब आपको याद होना चाहिए। अवध कब हुआ था 1856 को, हड़प नीति के तहत नहीं बल्कि किस तहत हुआ था, तो कुशासन के तहत हुआ था, ठीक है। बल्कि जेम्स आउटड्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। और देखते हैं ना कि अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी पे लांछन लगाना हो तो किसी तरह से उसमें करना, यानी अंग्रेजों को हफियाना था, ठीक है, अवध को हफियाना था, तो उसमें क्या किया, कुशासन करके हफिया लिया। तो ये सब कारण था। अब क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक प्रसार के लिए स्थापित बिहार विद्यापीठ स्थापना 1921 में हुआ था। पूछता है बिहार विद्यापीठ कब हुआ था, तो 1921 के। प्रथम कुलाधिपति कौन बनाए गए थे, यानी चांसलर कौन थे पहले का, तो वो थे आपके मजहरुल हक थे। ओके, अब इसकी बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। ऐसे छात्रों के लिए राष्ट्रीय एवं वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा पटना दीघा रोड पर बिहार विद्यापीठ के औपचारिक उद्घाटन किया गया। अब देखिए क्या हुआ था ना, मान लीजिए जैसे 1920 असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि हम लोग विदेशी चीज़ों से विद्रोह करने लगे, मतलब उसको ख़त्म करने लगे, मतलब हम लोग उसका विदेशी चीज़ों से हम लोग अपने आप को दूर हटाने लगे, ठीक है। तो जो लड़के स्कूल में पढ़ते थे विदेशी, जैसे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल में, तो वो लोग सब छोड़ दिए कि हम लोग विदेशों मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि अब बच्चों को क्या देना था, शिक्षा देना था। तो फिर क्या था, जैसे कि आपका कोरोना में हुआ था, कोरोना में आप देखे थे कि सभी सरकारी स्कूल या स्कूल बंद थे। तो क्या किए थे, गांव के बहुत सारे जो भी थे हम लोग, जो मतलब कुछ हम लोग को पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने खुद से ही गांव को लड़कों को, कि गांव के लड़के कहीं बिगड़ ना जाए या अपना पढ़ाई भूल ना जाए, तो इसलिए हम लोगों ने खुद ही लड़कों को पढ़ाना शुरू किया था। उसी तरह हुआ था आपका असहयोग आंदोलन में कि जब अंग्रेजों का सभी स्कूल से जाना बंद किए, तो खुद के जो भी क्या थे, गांधी जी थे या अपने देश के जो भी बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने ये आपका एक फैसला लिया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद का स्कूल खोला जाए। तो वहीं गांधी जी द्वारा पटना दीघा रोड पर बिहार विद्यापीठ खोला गया था, ताकि बिहार के लोग बच्चे पढ़ सकें। बाकी और भी राज्य के अलग अलग अपना किए होंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। इसके प्रथम कुलाधिपति कौन थे, तो मजहरुल हक। इसके प्रथम कुलपति यानी वाइस चांसलर, जैसे चांसलर थे मजहरुल हक, वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद। और इसके प्रथम प्राचार्य यानी प्रिंसिपल कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यानी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रिंसिपल थे। ब्रजकिशोर प्रसाद क्या थे, तो वाइस चांसलर पर थे, ठीक। और सचिदानंद सिन्हा तो आपके वहाँ वाले हैं जो संविधान वाले में, और मजहरुल हक ये चांसलर थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था, जो अपनी गोदीवारा के लिए जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गोदीवारा वाला सबसे कहाँ से मिला है, तो लोथल से, ठीक है। तो किस नदी पे, ये भगवा नदी पर था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1954 में SR राव द्वारा की गई थी। आजकल ये डेट पूछ रहा है और कौन पूछ रहा है, SR राव द्वारा, ये आप याद रखें। लोथल की सबसे अनूठी विशेषता वहाँ से प्राप्त किया था विशाल गोदीवारा मतलब बंदरगाह, ठीक है, जिससे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोगों का पश्चिमी एशिया और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध था। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना, देखिए क्या क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, युगल सावधान मिला है जो कि आपके BPSC ADO में आया था, ठीक। और चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले थे। ये सब याद रखिएगा, हाथी का दांत का पैमाना, युगल सावधान और चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। अगर किसी को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है, तो हड़प्पा सभ्यता पूरे डिटेल, मतलब आपका एक बार पढ़े तो आपका UPSC भी काम चल जाए, तो आप लोग बोलिएगा मेरे पास पूरा इसका मैंने नोट्स तैयार कर लिया, पूरे हाईलाइट है। जिस तरह ये नोट्स है ना, इसी तरह मैंने इसका नोट्स भी बना लिया है। लेकिन किसी दिन आप जब बोलेंगे तब मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं इसका अपलोड कर दूँगा वीडियो। रावी नदी, इसके तट पर क्या मिला था, तो ये रावी नदी पर
हड़प्पा स्थल, ठीक है। और इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। घग्गर नदी पर क्या था? तो घग्गर नदी पर आप याद रखिएगा, पूछता है कालीबंगा। इसके तट पर राजस्थान का कालीबंगा स्थित है, जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु नदी इसके तट पर मोहनजोदारो और चनहुद्रो जैसे प्रमुख नगर स्थित हैं, ठीक है। तो आपको पता चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की कौन सी विशिष्ट क्षेत्राधिकार शक्ति आती है? तो कौन सी आती है? तो मूल एवं आरंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कानूनी विवादों की सुनवाई सीधे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, किसी अन्य निचली अदालत में नहीं। इसके तहत निम्नलिखित विवाद आते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद देखते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद देखते हैं। फिर एक तरफ भारत सरकार और कई राज्य हो, तो दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्य हो, तो ये सब भी देखा जाता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच का, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का कानूनी, यानी दो राज्यों का भी कानूनी विवाद हो तो उसमें भी किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की सलाहकारी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो ये कहा गया था 91वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2003 में पारित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके द्वारा यह सीमा तय की गई कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि राज्यों के संदर्भ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, ठीक है। यह कदम जम्बो मंत्रिमंडल के गठन और दल बदल की राजनीति पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इतना। 66वां संविधान संशोधन आपको पता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी है, तो ठीक है। तो याद रखें, इसमें आपको पता है ना, इसमें भाषा को जोड़ा गया था। ये वाला आपका मौलिक कर्तव्य है और ये है आपका कौन सा? ये धन संपत्ति वाला है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, वैसे भी मैंने बता रखा है, तो एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है तथा राज्य विधान परिषद के लिए यह आयु सीमा कितनी है, ठीक है। तो विधानसभा के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 के तहत राज्य विधायिका के दोनों सदस्यों की सदस्यता हेतु भिन्न भिन्न आयु मानदंड निर्धारित है। जैसे राज्य विधानसभा में, तो जिसमें निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है का सदस्य एमएलए बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यही आयु सीमा केंद्र में लोकसभा के लिए भी है, ठीक है। राज्य विधानसभा में, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, का सदस्य एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। यही आयु सीमा केंद्र में राज्यसभा के लिए भी है, ओके। अगर बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य की, तो स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हुई? 35 वर्ष, ओके। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे ईडब्ल्यूएस आते हैं, को 10% आरक्षण देने वाला 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किन अनुच्छेदों से संशोधन करता है? तो किन अनुच्छेदों से? तो 15 के 6 तथा अनुच्छेद 16 के 6 को, ओके। देखिए अब बात करते हैं इसकी। तो वर्ष 2019 में लागू हुए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाज के अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। इसके तहत संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 में 2 नए उपखंड जोड़े गए।
अनुच्छेद 15 की शिक्षा यह शैक्षणिक संस्थानों, निजी और सहायता प्राप्त सहित में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 की शिक्षा में यह राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नियुक्तियों या पदों पर अधिकतम 10% आरक्षण देने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के यह प्रत्यापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचे में बदलाव न हो। ठीक है, तो किस में, तो ये क्या कहा गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस निर्णय में क्या कहा गया था, तो बोला गया था न्यायालय ने अपने पुराने बेरोबारी मामले 1960 के फैसलों को लौटते हुए व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल आत्मा का या मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। संशोधन, देखिए कहा था कि संशोधन तुम कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी फैसले के बाद के परिणाम स्वरूप 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली बार एकमात्र संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पूछता है किस में जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन में। कब जोड़ा गया था, 1976 में। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा है, तो इसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से राज्यसभा के सभापति यानी जिसको राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति ही होता है, राज्य का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो उपराष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति किसके, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, तो ये क्यों असत्य है, तो ये असत्य इसलिए क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक, ओके, अब हम लोग आगे इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, विकल्प भी पूर्णतः असत्य है क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 118 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा की जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ओहो, यहाँ पे क्या बोला, संयुक्त बैठक के संदर्भ में अध्यक्षता नहीं, अध्यक्षता तो अध्यक्ष करता है लेकिन बुलाता कौन है, ये बुलाने वाला काम इसके कौन है, तो ये आपका बुलाने वाला काम राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो दोनों संयुक्त बैठक की बुलावट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता वो अध्यक्ष ही करता है लोकसभा का। ठीक है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपका उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता। देख रहे हैं, उपसभापति कर सकता है लेकिन सभापति नहीं करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 108 के, तो इसी में के तहत बुलाता है। तो इसके तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, अब रहा धन विधेयक अनुच्छेद 110 तथा संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप बाद में कि धन विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 110 में। संविधान संशोधन विधेयक कब है, अनुच्छेद 368 में के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है और इन दोनों सदनों का द्वारा अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से ना आपके सही या गलत में आ जाएंगे। जैसे कथन एवं कारण था उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या इनमें से कौन असत्य है ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों द्वारा यह निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों का संगठन करें और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान करें। तो कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद
1940 में, ठीक है। ग्राम पंचायतों का इसी में मिलता है, ठीक है ना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज्य का समर्थन करता है। इसी अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप के देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पंचायती राज के लिए। अनुच्छेद 39, इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत हैं, जो समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण। जैसे आपको पता है ना कि लड़की अगर एक नौकरी पे है और लड़का भी उसी नौकरी पे है, तो ये नहीं कि लड़का को, देखिए पहले क्या होता है कि लड़का को ज़्यादा दिया जाता था और महिलाओं को थोड़ा कम दिया जाता, लेकिन जब ये अनुच्छेद 19 आया तो इसके तहत ना सभी को समान देना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 44, यह पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 48, यह कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन तथा दुधारू पशुओं जैसे गाय बछड़ा के वध पर रोक लगाने के लिए संबंधित है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग यानी सरकारिया कमीशन तथा पूंछी आयोग यानी पूंछी कमीशन का गठन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के किस विशेष पहलू की समीक्षा करने के लिए किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये केंद्र राज्य संबंध से किया गया था। और जब मैंने आपका रिवीजन जो कराया है ना, आपका जो कि रिवीजन कराया है बिहार दुर्गा मेंस के लिए, मैंने पूरा रिवीजन कराया है, आप लोग एक बार देख लेंगे तो वहाँ पे मैंने ये सब बताया हुआ है, जितने भी आयोग हैं ना सबको मैंने बताया है, तो ये देख लीजिएगा वहाँ पे रिवीजन, ठीक है। तो भारत में संघवाद को मजबूत करने और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों तथा संबंधों की समीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया है। कौन कौन? तो सरकारी आयोग 1983, इसका गठन न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्यपाल के पद पर दुरुपयोग को रोकने और अनुच्छेद 356 के सीमित प्रयोग और अंतर राज्य परिषद के गठन की महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी, ठीक है। फिर पूंछी आयोग की बात करें तो 2007 का गठन है। इसका गठन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2010 में केंद्र राज्य संबंधों में नए आयामों जैसे आंतरिक सुरक्षा और व्यापार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये आप लोग याद रखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण किया है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, तो इसका विस्तृत हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। संविधान के भाग 5 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहे गए कैग से संबंधित प्रावधान है। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 149, यह स्पष्ट रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, कार्य और शक्ति को निर्धारित करता है, जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून कैग अधिनियम 1971 के तहत संचालित किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। 148 वाला भी पूछा जाता है और 280 ये भी है इम्पोर्टेंट, तो ये देख लेना, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 148, तो इसके तहत भारत के कैग के स्वतंत्र पद का प्रावधान है तथा उनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख भी है। देखिए 148 में क्या है, तो नियुक्ति का है, लेकिन कर्तव्य, कार्य और शक्तियों के क्या है 149 में, ठीक। बात करते हैं 151, तो यह ऑडिट रिपोर्ट यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन के से संबंधित है, जिसे कैग राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद को पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 280, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों ऑप्शन देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा सीधा हटाया जा सकता है। ये होगा आपका कि उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया ठीक वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है। अनुच्छेद 124 के 4 इसके तहत न्यायाधीश को केवल
साबित कदाचार यानी प्रूफ मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। इस पारित प्रस्ताव के बाद केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उन्हें पद से बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल या राज्यपाल के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। मतलब राज्य पर जैसे देखिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या होता है, स्टेट में होता है, तो लेकिन स्टेट का जो गवर्नर है या राज्यपाल है, वह उसको हटा नहीं सकता, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सौंपे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने विषय थे, 29 विषय। ठीक है, ये मैंने जब आपका PIQ क्वेश्चन कराया है, जो मैं PIQ क्लास करा भी दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 1992 में पारित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव किए गए। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 मैंने बताया है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए स्थानीय महत्व के कुल 29 विषय जैसे कृषि, पेयजल, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य आदि प्रदान किए गए। ठीक, अन्य विकल्प 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, ये आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका के लिए जोड़ा गया था, जिसमें कुल 18 विषय शामिल है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून के जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। ठीक, ये भी पूछता है ये दल बदल से। ठीक है, तो यही आपका बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कब हुआ था, 52वें संशोधन 1985 में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो कौन, तो भाग 13 अनुच्छेद 301 में। तो भारतीय संविधान का भाग 13 और अनुच्छेद 301 संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की स्पष्ट घोषणा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, ताकि राज्यों के बीच व्यापार में कोई अनुचित बाधा न आए। बात करते हैं तो भ्रम एवं निवारण अनुच्छेद 19 के 1G बनाम 301 अनुच्छेद 19 के 1G एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 301 एक व्यापक संवैधानिक अधिकार है जो संपूर्ण देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह की रक्षा करता है। ठीक है, भाग 14 तो अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों UPSC और SPSC के गठन के संबंधित है 315। ठीक है, ये बहुत पूछता है, ये आपके BPSC ADO का जब एग्जाम हुआ ना उसमें भी पूछा था। भाग 11 अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति देता है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा का 28वां। तो लोकसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 60 दिन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत लोकसभा राज्यसभा के लिए तथा अनुच्छेद 190(4) राज्य विधानमंडल के लिए यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य सदन की पूर्व अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों की अवधि तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण गणना नियम यह है कि इस 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय ऐसी किसी भी अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता है जिसके दौरान सदन को लगातार 4 या अधिक दिनों के लिए स्थगित या सत्रावसान किया गया हो। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था, इसको जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पूरी यात्रा के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरती हुई यानी आपका पता है ना, मुक्त रूप मतलब निर्वात वाला बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यह भौतिक के प्रसिद्ध ऊर्जा संरक्षण के नियम के पर आधारित है। कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इस ऊर्जा का योग होता है जिसे E मतलब जिसे एनर्जी बराबर KE + PE। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा है और ये
स्थितिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु ऊंचाई से मुक्त रूप से फ्रीली नीचे गिरता है, ठीक है, जब फ्रीली नीचे गिरता है तो क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है उसकी ऊंचाई घटने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, mgh। mgh m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान जो 9.8 होता है, और h मतलब हाइट, ठीक है। फिर है साथ ही उसका वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा उसके अनुपात में बढ़ती जाती है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है के बराबर 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। और इसका मैंने बताया भी है कि ये भी होता है 1/2 p²/m, ये भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का नुकसान गतिज ऊर्जा के लाभ के ठीक बराबर होता है, जिससे वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा पूरी यात्रा के दौरान क्या होती है, नियत या अपरिवर्तित है। मान लीजिए जैसे mgh घट रही है तो उसकी क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जितना घटेगा स्थितिज ऊर्जा में उतना गतिज ऊर्जा में आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्रमशः क्या होगी, ठीक है। तो अब ये इसको देखने के लिए कितना हो जाएगा, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आए ना 2.5, अब देखिए ये उत्तल लेंस क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस जब भी होता है तो वो होता है, और यही माइनस होता है तो क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। अब देखिए 40 क्यों आया, तो आपको पता है कि जब सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो हम लोग 100 कर लेते हैं और जितना डायोप्टर उतना दे देते हैं, 2.5 अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर है इसलिए, क्योंकि मीटर होता है ना तो 1 मीटर करते हैं, 1/2.5 करते हैं, इस तरह करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो 100 कर देते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध का सूत्र है p बराबर 1/f मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर क्या होता है, f बराबर 100/p, ठीक है। और हम लोग को फोकस लेंथ ही पूछा, फोकस दूरी ही पूछा, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है कि p बराबर 2.5d है, गणना ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस पर घटना का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो किस घटना का है, तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन, अपरिवर्तन है बल्कि अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो तारों से आने वाली प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे विभिन्न घनत्व और अलग अलग तापमान वाली हवा की परतों से गुजरना पड़ता है। इस कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। प्रकाश की किरणें निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है या झुकती है, जिसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा कभी घटती है कभी बढ़ती है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए असल में क्या होता है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, असल में उनके से आने वाले जो प्रकाश है ना, तो वो हमारे वायुमंडल में आपको पता है कई परत होता है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, ये आयन मंडल है, ये सब बहुत सारे मंडल हैं, ठीक है। तो उसी मंडल से आती है, तो सभी मंडल का अलग अलग अपना क्या है, अपवर्तनांक क्षेत्र है, ठीक है। तो उन्हीं अपवर्तनांक से क्षेत्र से क्या होता है, वो बदलते हुए आते हैं, इसलिए हम लोग के आंखों तक जब आता है तो हमको लगता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो सब कारण किसका है, वायुमंडलीय का है, ठीक है। यहीं आप जाके अंतरिक्ष में देखेंगे, जब वायुमंडल से ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको टिमटिमाते नजर नहीं आएंगे, ठीक है। पूर्व आंतरिक परावर्तन जो आपका दिया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पूर्व आंतरिक परावर्तन यह है, ठीक है, प्रकाश का पूर्व। इसका उदाहरण हीरा का चमकना, मृग मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मृग मरीचिका क्या होता है, क्या होता है ना, आप देखिएगा जब यही टाइम है गर्मी के टाइम में, आप देखेंगे जब खूब हाईवे में जाएंगे तो दूर देखेंगे तो लगेगा थोड़ा पानी टाइप, ठीक है, तो वही होता है मृग मरीचिका, जिससे कि मतलब दूर से देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा पानी होनी है, लेकिन होता कुछ नहीं। और ये क्या मृग मरीचिका क्या होता है कि ये ना जब रेगिस्तानों में होता है, तो रेगिस्तानों में जब खूब धूप करते हैं तो उसमें जब मृग माने हिरन होता है, जो मृग देखता है ना तो लगता है उसको दूर में कि पानी है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो पानी नहीं होता है, क्योंकि वहीं से बोलते हैं मृग मरीचिका यानी मिराज यानी जादू, ठीक है, मतलब सब झलावा होता है, तो वही होता है मृग मरीचिका। और हीरा का चमकना आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, 2.4 होता है भाई इसमें, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, इसके कारण प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में बढ़ जाता है, जिसे इंद्रधनुष का बनना होता है, ठीक है। प्रकीर्णन की बात करते हैं,
तो इसके कारण आकाश का रंग नीला और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये सब उदाहरण देख लेना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। तो आकाश का रंग नीला किसकी वजह से? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकीर्णन के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसके नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मूल सूत्र क्या होता है? तो R बराबर, ये इसको मोह बोलते हैं, यानी इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, ये होता है L/J। R बराबर ये प्रतिरोध है और ये होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको हम लोग मोह बोलते हैं, ये होता है। ठीक, फिर बोला है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता यानी तार की लंबाई, और ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रश्न के अनुसार नई स्थिति क्या है? नई लंबाई, तो पहले L था, अब है 2L। ठीक है, नया क्षेत्रफल A बराबर A/2। अब देखिए L था कितना, अब इसमें हम करते हैं L बराबर क्या है, तो अब हो गया है L/2, और ये A बराबर क्या है, तो A/, ओके, L को दुगुना किया गया, नहीं ये है आपका, हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गया है, R निकालना है और मोह है और L/A है। तो L को क्या गया है, L को दुगुना किया गया ना, तो अरे यार बार L को लंबाई को दुगुना किया गया तो 2L कर देंगे, और A को हम लोग क्या किए हैं, तो A नया क्षेत्रफल A/2 है, यानी A/2 किया गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो ये 2 वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4L/A हो जाएगा, यानी लंबाई कितना क्या हो जाएगा, तो इसके प्रतिरोध में 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से गुना, ये जबकि ये तो सब है ही, और साथ में 4 से ये 2 ऊपर है और ये भी 2 ऊपर जाके चला जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो ये आपका व्याख्या है, देख लेना। ध्वनि प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो कौन सा, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और इनकी गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, सही है। और निर्वात में ये तो शून्य होता है, ये चलते ही नहीं निर्वात में। ठीक है, ध्वनि तरंगों, देखिए ध्वनि तरंग की बात करते हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जिनके संरचना के लिए एक भौतिक माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस का होना अनिवार्य है। ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। माध्यम का प्रभाव, माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। तापमान का प्रभाव, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 ms बढ़ जाती है। आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त या आर्द्र वायु घनत्व शुष्क या उससे कम होता है, इसलिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, क्यों हो क्या होता है, तो क्या होता है देखिए। अब ध्वनि में हम देख रहे हैं, तो माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता अधिक होने पर कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, मतलब ठोस रहेगा तो ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम। तापमान से क्या होता है, तो माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है, 0.61। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त या आर्द्र वायु या घनत्व शुष्क या उससे कम होते हैं, इसलिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से किसके कार्य के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है मंदन के लिए, फास्ट न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, यानी मंदन के रूप में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित यूरेनियम विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए भारी जल यानी जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O बोला जाता है का उपयोग एक उत्कृष्ट मंदन यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। विखंडन के दौरान अत्यधिक तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन निकलते हैं, यदि इन्हें धीमा न किया जाए तो वे अगले नाभिक या विखंडन प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे। भारी जल इन्हें न्यूट्रॉनों से टकराकर बिना उन्हें अवशोषित किए उनकी गति को क्या कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन की गति तक धीमा कर देता है। अतिरिक्त तथ्य क्या है, तो भारी जल के अलावा ग्रेफाइट का प्रयोग भी मंदन के रूप में होता है। विखंडन अभिक्रिया को रोकने या नियंत्रित करने के लिए कौन सा है, तो
नियंत्रित करने के लिए किसके किया जाता है, तो कैडमियम या बोरोन के क्षणों का, ये वो भी बहुत पूछ जाता है। यानी नियंत्रक क्षण में कौन कौन आते हैं, तो कैडमियम और बोरोन के रूप में किया जाता है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो क्या होगी जी, तो ये होता है 7। अब कैसे होता है आप लोग को समझेंगे। तो रासायनिक यौगिकों में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के सामान्य नियम के अनुसार, तो पोटेशियम एक क्षार धातु है, अतः इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होती है। अब बात करते हैं माना मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो x है। ठीक, चूँकि KMnO4 क्या होता है, KMnO4 ये सूत्र होता है। ठीक है, किसका, तो ये होता है आपका, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, तो इसलिए इसके सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो समीकरण आप देख सकते हैं, तो +1, ठीक है, मैग्नीज अगर क्या बोला है, उदासीन है अणु है ना, उदासीन है तो उदासीन का 0 होता है। ठीक, जब उदासीन का 0 होता है तो 0 होगा। तो एक बात करते हैं, +1 ये पोटेशियम क्या है, मैग्नीज का x मान है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि क्या होता है उसका 2 होता है ना, उसका 2 होता है, लेकिन यहाँ पे O4 है, क्या है, KMnO4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 है और -2 है, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 + x, ये असम देखिए इसका क्या है, पोटेशियम का क्या होगा, 1 होगा। ठीक, 1 प्लस में होगा, और हम मैग्नीज का x मान है, फिर कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 है, 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि O4 है ना, तो 4 है, और उसकी क्या है, तो उसका है कितना, माइनस ऑक्सीकरण संख्या -2 है, तो उसका -2 कर देंगे, और बराबर हमको उदासीन है। तो अब देखिए ये +1 और ये 4, तो ये -4 क्या है, -8 हो जाएगा ना, तो 1 + x - 8 = 0, तो ये 8 इधर जाएगा और ये माइनस, यानी x - 7 = 0, तो x का बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 7, जो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपका होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और धातुओं में ऐसे गुण कौन प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये धातु का भी पूछा है और अधातु का भी पूछा है कि कौन से कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो धातु हो जाएगा कौन, पारा, ठीक है, और अधातु होगा ब्रोमीन। ठीक, देखिए बात करते हैं इसके, तो तत्वों के भौतिक गुण अपवादों के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो पारा यह एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कम हिमांक के कारण कमरे के सामान्य तापमान पर तरल या द्रव अवस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के हैलोजन समूह का यह तत्व एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर गहरे लाल भूरे रंग के द्रव के रूप में पाई जाती है। विशेष बिंदु गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर तो ठोस होती है, लेकिन इन्हें हथेली पर रखने पर शरीर की गर्मी से पिघल जाती है। ठीक है, मतलब वो कौन सा पाम में जो मतलब हाथ में जो भी है, तो पाम तत्व, पाम एलिमेंट या पाम धातु बोलते हैं, तो वो गैलियम और सीजियम है। ये भी दोनों पूछे जाते हैं कि हाथ पर पिघलने वाले धातु कौन से, तो गैलियम और सीजियम। आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। और ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, जो रिवीजन क्लास का है उसमें बताया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। ठीक है, बात करते हैं मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है। क्रमांक बोले, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या अक्सर बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होते हैं। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन उसी समान बाहरी कोश में जुड़ते जाते हैं, इसलिए बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश
बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अधिक मजबूती से खींचता है। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु का आकार क्या होता है, सिकुड़ता जाता है और परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती जाती है। ध्यान दें, इसके विपरीत किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ने के कारण परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम चीज़ होता है। ठीक है, और दाएं से बाएं जाएंगे तो भी क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। और क्यों घटती है ये आपका ये बताया हुआ है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है और यह जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने से बनाया जाता है? तो उसका सूत्र होता है, सबको पता है, CuSO4 1/2 H2O। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O ये होगा, तो ये किसका सूत्र है, ये जिप्सम का है। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/2 H2O। मतलब जिप्सम में 2 होता है जल, तो इसमें आधा जल होता है। ठीक है, और इसको किस तापमान में, 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर, और केल्विन की बात करते हैं 373 केल्विन। ठीक है, बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जबकि जिप्सम को सावधानीपूर्वक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह अपने क्रिस्टल जल का 3/4 हिस्सा खो देता है और पीओपी में बदल जाता है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक अपक्रिया सूत्र CaSO4 2H2O यह किसका है, जिप्सम का है, प्लस उष्मा, ये आपका रासायनिक क्रिया बता रहे हैं, उष्मा, फिर CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 यानी 3 जल क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चेतावनी, यदि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक जैसे 400 केल्विन से ऊपर तापमान पर गर्म कर दिया जाए तो संपूर्ण जल बाहर निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर बनता है, जिसमें जल मिलाने पर जमने का गुण नहीं होता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने और मूर्तियाँ बनाने में होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए था। फिर अगला क्वेश्चन है कि अम्लराज एवं एक्वारेजिया जो सोने और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी घुलने की क्षमता रखते हैं, किन 2 अम्लों का साधारण मिश्रण है? तो किन 2, तो HCl और HNO3 ये हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, HCl और HNO3। ठीक, और कौन कितने अनुपात का, 3:1 पर। HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है। ठीक, और ये सब मैंने बहुत बार आपको बता रखा है और आप लोग को बहुत पता है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, बात करते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करके छोड़ देंगे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिका के किस अंगक को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें ऊर्जा का किसी रासायनिक रूप में संचित होता है? तो किसको कहा जाता है, तो सूत्रकर्णिका, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में होता है। ठीक है, कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत सूत्रकर्णिका को कोशिका का श्वसन केंद्र और पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं पूरे। तो भोजन ग्लूकोज के कोशिका श्वसन के माध्यम से अपकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे यह अंगक ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा अणुओं के रूप में संचित करता है। इस ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, लयन का यानी लाइसोसोम, इसे शक्तिशाली पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गोल्जी का है। तो इस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, जो पैकेजिंग का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अनूठी विशेषता, तो इसके पास अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसे अर्ध स्वायत्त अंगक यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगा है कमेंट करना। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी आप यहाँ तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।